ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से पहले मैं आपका रिवाइज कराऊंगा न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक काम करते हैं, दोनों साथ में ही करते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। कूलम को साइड में कर देते हैं, साइड में कर देते हैं कूलम्स लॉ को। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ, जो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। न्यूटन ये कहता है इफ वी हैव टू मासेस m1 एंड m2, हमारे पास दो मास है, m1 दूसरा मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन ये कहता है that force acting between these two masses m1 and m2, that F is proportional to the product of mass, F is proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to r square। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। ओके, तो सिमिलरली कूलम ये कहता है that if we have two charges q1 and q2, q1 and q2 दो चार्जेस हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो r, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा that F is proportional to q1 q2 and F is inversely proportional to r square। ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू q1 q2 होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। अगर ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, वी गेट देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। यहाँ पे मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r स्क्वायर। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन हियर, तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 by r स्क्वायर। इसमें g को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें जो कांस्टेंट आता है उसे क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू के q1 q2 by r स्क्वायर। इसमें k को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो g को बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और k को बोलेंगे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना, वो यूनिवर्सल है और ये वाला यूनिवर्सल नहीं होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, कोई भी मीडियम हो, इसका वैल्यू यही होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसमें ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में कहीं भी जाओ वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के का वैल्यू होगा। ओके, याद रखना, ये जो के का वैल्यू है इट इज नॉट यूनिवर्सल, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या एयर। ठीक है, ये तीनों एक ही होते हैं इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, के लिए ये सब वैल्यू सेम ही होती है और वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला है, बट आपको याद रहे किस तरह से ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है। अगर मान लो कूलम्स लॉ भूल जाते हो तो न्यूटन्स के लॉ से थोड़ा बहुत आप लोग रिमाइंड कर सको, इसलिए मैंने ये लिख पाया। ठीक है, तो लिखो आप लोग, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कूलम्स लॉ में स्केलर फॉर्म में। यस, ये जो k का वैल्यू होता है, k इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। ये k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
ये एप्सिलॉन जीरो क्या है? तो एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड परमिटिविटी एंड इफ इट इज फॉर फ्री स्पेस उसका वैल्यू होगा 8.8 into 10 is to minus 12 coulomb square per Newton meter square. This is for free space. So overall we can also say जो k का वैल्यू है, सॉरी फोर्स का वैल्यू है, फोर्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स किसके बीच में लगेगा? तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हिच आर केप्ट इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या फिर एयर। यानी अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में एयर हो अगर, तो इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन जीरो इज अ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है वो मैं बताता हूँ, मैंने बताया अभी। आगे फॉर सम अदर मीडियम, मान लो ये एयर ना हो और कोई और मीडियम हो, फॉर सम अदर मीडियम फॉर अदर मीडियम, यानी यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2। ठीक है, यहाँ पे कोई और मीडियम रख देते हैं तो फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का वैल्यू कब काम आएगा? व्हेन ये फोर्स का इक्वेशन तब लिखना है जब दोनों के बीच में मीडियम अलग हो। याद रखना इसमें डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन जीरो लेना है और अगर कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन लेना है। ठीक है, दिस इज फॉर एयर, और अगर कोई और मीडियम हो तो लेना है एप्सिलॉन। ठीक है, परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये लिख लो, देन रेज योर हैंड। बिटवीन टू चार्जेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले ये देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल यानी इंसुलेटर। आपके आसपास जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल दिख रहे हैं, नॉन कंडक्टर्स दिख रहे हैं, उन सबको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं उसका रीजन बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफ में, बिकॉज ये एक्चुअली आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आने वाला है इसका कॉन्सेप्ट। मटेरियल जो होते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल्स, तीन टाइप के होते हैं, सॉरी चार टाइप के होते हैं मटेरियल्स। एक होता है कंडक्टर, जिसे मेटल भी बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन कंडक्टर, एक इंसुलेटर भी होता है। देन वी हैव सेमी कंडक्टर, और एक होता है सुपर कंडक्टर। इतने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की, विच इज मेटल। इसमें क्या होता है? देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस
ये जिनका काम है पूरे दिन ऑसिलेट होना, इधर से उधर वो ऑसिलेट होते रहते हैं। ओके, और होते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, दे हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव आयंस है और इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होता है। ठीक से देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, वो दोनों अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आराम से कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेयर इज इन केस ऑफ अ नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में क्या होता है? दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसे डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स यानी दो दो पोल्स होते हैं एक ही एटम के अंदर। इसमें देखो ये एटम के अंदर क्या पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है। इन केस ऑफ मेटल्स पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होते हैं, नेगेटिव कहीं भी घूम सकता है। whereas ये वाले केस में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा बंधे हुए होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट फ्री फ्रॉम ईच अदर, दे कैन फॉर्म अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल यानी यहाँ पे पॉजिटिव पोल है और यहाँ पे नेगेटिव पोल है, ठीक है। ऐसे दो दो पोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल जो है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन भी है नेगेटिव आयन भी है, यानी दो दो आयन है, दो दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसीलिए बोलते हैं इसे डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। डाई का मीनिंग होता है दो, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही एटम के अंदर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, इसलिए इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। ओके, तो ऑल द इंसुलेटर्स आर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सारे के सारे डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। इवन वाटर जो है वो वाटर भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। पता है आप लोगों को? वाटर इज अ टाइप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। वाटर इज एन इंसुलेटर। वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करने जाएंगे तो करंट पास नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली मॉनसून सीजन में ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि भाई पानी वो सब गीला था और कहीं पे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वाटर से पास हुआ था। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन होता है कि भाई वाटर प्रैक्टिकली थियोरेटिकली इट इज अ नॉन कंडक्टर, बट जब हम लोग ये बारिश वाला पानी या फिर घर पे भी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाओ देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? कोई बताएगा रीजन? यस, सो रीजन इज जो वाटर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं या फिर पीते हैं, वो वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेनी सॉल्ट्स इन दैट वाटर, ठीक है। वाटर अगर टोटली डिस्टिल्ड वाटर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो वाटर हम लोग पीते हैं उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और वो सॉल्ट्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अगर हम लोग एकदम प्योर वाटर ले लें, डिस्टिल्ड वाटर जैसा कुछ ले लें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, अब देखो मॉनसून सीजन में जो भी पानी रोड पे पड़ा होता है तो रोड में भी वो सैंड के अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाता है एंड देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स आर दोज विच आर हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो गर्म करते ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अलग हो जाएंगे। तो इसमें दो चीजें बनेगी, एक बनेंगे होल्स जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, उस जो जो खाली जगह बनेगी उस स्पेस को बोलेंगे होल, और होंगे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके अंदर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही होंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है।
तो इस पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। होल्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, और कैसे विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर सोलर सेल बना सकते हैं, एलईडी बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। उसके बाद है सुपर कंडक्टर, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। सुपर कंडक्टर आर दोस्त, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, जीरो हो ऑलमोस्ट, वैसे टाइप के मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। एक्चुअली कंडक्टर ही होता है वो, ठीक है, इट इज मेटल इटसेल्फ, बट मेटल का टेम्परेचर बहुत ही कम कर दे, वेरी वेरी लेस टेम्परेचर कर दे, तो ये जो आयंस होते हैं ना, जो ऑसिलेट हो रहे थे पूरे दिन, ठीक है, जिनका काम है इधर उधर ऑसिलेट होना, वो ऑसिलेशन बहुत ही कम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो होता है इसके अंदर। वैसे टाइप के मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स बोलेंगे। विल स्टडी दिस थिंग इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कंडक्टर्स के बारे में भी चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ इंसुलेटर पे ही फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, इंसुलेटर या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल पे। तो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल में क्या होता है, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। एक ही एटम के अंदर दो इलेक्ट्रिक चार्ज देखने को मिलते हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इसे बोला जाता है। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल यानी कि इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर दो चार्जेस के बीच में रख देंगे तो क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू चार्जेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले चार्ज इमेजिंग करो, दिस इज वन ऑफ द चार्ज Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। So dielectric between two charges and dielectric constant. देखो ये एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, फोर्स विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और वी कैन राइट F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। This is the force acting between two charges Q1 and Q2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, नंबर 1। अब अगर ये दोनों के बीच में, देखो पहले यहाँ पे क्या था, एयर था, एयर या फिर फ्री स्पेस है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब अगर एयर की जगह कोई और मीडियम रख देते हैं, तो यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई और मीडियम आ जाता है, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में R ही है। तो फॉर सम अदर मीडियम, फोर्स का इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था, ध्यान देना डिफरेंस का है, यहाँ पे डिफरेंस इज, पहले यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पे है एप्सिलॉन, मीडियम चेंज हो गया, यानी ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम अगर परमिट करेगा तो ही फोर्स लगेगा। मीडियम का परमिट करना यानी क्या होता है, जैसे देखो, इफ दिस इज north pole of a magnet, this is south pole of a magnet, on the other hand this is suppose
साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर ऐसा हो तो इन दोनों के बीच में पता है ना मैग्नेटिक फोर्स लगता रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा। अब अगर दोनों को मैं पानी के अंदर रख देता हूँ, केप्ट इनसाइड वाटर, तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फोर्स विल नॉट रिमेन एज इफ इट वाज रिमेनिंग इन एयर। हवा के अंदर जो फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स पानी के अंदर नहीं लगने वाला है, वो चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस इज वाटर बिटवीन देम, ओके, तो जब हवा में हो तो अलग फोर्स लगेगा, जैसे पानी के अंदर रखेंगे तो पानी डिसाइड करेगा कि कितना फोर्स लगाना है, ठीक है। जो मीडियम दोनों के बीच में रखा हुआ है वो डिसाइड करेगा। तो वो जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है टू लेट द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस, कितना फोर्स लगाना है कितना नहीं लगने देना है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को बोलते हैं परमिटिविटी। यानी मीडियम परमिट करेगा या नहीं करेगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ओके। वैसे मैग्नेटिज्म में आगे आएगा चैप्टर नंबर 5 में परमिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 दोनों में आएगा परमिएबिलिटी। यानी मीडियम अगर परमिएबल हो तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मीडियम परमिट करता है तो उसकी परमिटिविटी होती है। ये जो परमिटिविटी अगर एयर हो तो वो होती है एप्सिलॉन जीरो, जिसका वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया 8.8 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वैसे ही अगर मीडियम को चेंज कर देते तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल चेंज, ओके। हाँ, ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इफ यू हैव टू मास इज m1 एंड m2, दोनों के बीच में आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है मान लो 10 न्यूटन, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज सपोज 10 न्यूटन। अगर मैं इसको पानी के अंदर रखूं या केरोसिन के अंदर या कुछ भी रख देते दोनों के बीच में, कुछ भी, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ भी रख देते, सैंड भर देते हैं या फिर एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं या मेटल का शीट रख देते, कुछ भी करो, दोनों के बीच में जो आपस में फोर्स लग रहा है वो वही रहेगा 10 न्यूटन, ओके। तो दो मास के बीच में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर बीच में कोई और मीडियम रख देते हैं तो भी जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो 10 न्यूटन का 10 न्यूटन ही रहेगा। रीजन क्या है? बिकॉज फोर्स का इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मीडियम बीच में रखने से मास चेंज नहीं होगा। इमेजिन ये तो एक मास है, ये दूसरा मास है, दोनों के बीच में ऐसी बड़ी सी चाइना वॉल जैसी दीवार बना देता हूं, तो ये दीवार बनाने से मास चेंज नहीं होने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आल्सो विल नॉट चेंज, डिस्टेंस भी वही रहेगा। और जी तो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। यूनिवर्स में कहीं भी जाओ ये वैल्यू सेम रहती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स पहले भी 10 न्यूटन लगेगा, बाद में भी 10 न्यूटन लगेगा, ओके। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है इफ इट इज इलेक्ट्रिसिटी, और मीडियम की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा इफ इट इज मैग्नेटिज्म। इसलिए यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। पहले था एप्सिलॉन जीरो, बाद में हो गया एप्सिलॉन। फोर्स चेंज हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा F डैश। F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो F डैश बाय F का वैल्यू होगा एप्सिलॉन जीरो बाय एप्सिलॉन, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स F डैश बाय F। इसमें ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं हियर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं एप्सिलॉन आर
इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं। जैसे याद करो, पहले हम लोग पढ़ते थे दैट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। याद आ रहा है ऐसा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। वैसे ही परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम भी है, एप्सिलॉन आर इज आल्सो कॉल्ड के, और के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो, एक ही थियरी में दो दो के आ रहे। पहला वाला के इधर आया था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये जो के दिख रहा है, ठीक है, इस के को, ये जो ब्लिंक हो रहा है वो वाले के को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कूलम्बियन कांस्टेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये वाला जो के है उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों ही के अलग अलग है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है बिल्कुल भी, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसा ही है भाई, ये थियरी मैंने नहीं बनाई है। तो एफ डैश बाय एफ का वैल्यू फाइनली क्या होगा, देखो ये रहा एफ डैश बाय एफ। इसमें एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं के, या फिर एप्सिलॉन आर। इसीलिए बोल सकते हैं एफ डैश बाय एफ विल बी, देयरफॉर एफ डैश बाय एफ विल बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन आर, या फिर बोल सकते हैं एफ डैश बाय एफ विल बी इक्वल टू 1 बाय के। ठीक है, एप्सिलॉन आर बोलो या के बोलो, दोनों एक ही बात होती है। You can also write f dash is equal to f dash is equal to f by epsilon r, या बोल सकते हैं f dash is equal to f by k भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से ये, देन फिर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड जस्ट सिंपल कांस्टेंट। के यानी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कभी कभी इसे कूलम्बियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। E का वैल्यू होता है 1/4πε0। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखो न्यूटन का होता है m1L1T-2, मीटर स्क्वायर का होता है L2, और कूलम का होता है A1T1। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा बनेगा m1L3T-4A-2। Okay, this is the dimensional formula of electric constant. Okay, on the other hand k को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। k का वैल्यू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो भी होता है, इसे एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। as it is a ratio of two things, we can say it is unitless and dimensionless.
ठीक है, ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। ठीक है, तो जल्दी से ये लिखो, देन रेज योर हैंड।